गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 6 के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय जो एक कविता है उसे पढ़ा था। बच्चों, आपको बताया गया था कि हर पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में कविता क्यों दी जाती है। तो कविता को ईश्वरीय वंदना के रूप में दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि उसका शीर्षक तो हम सब फूल एक उपवन के हैं, तो ये शीर्षक यद्यपि उद्यान के लिए है, लेकिन ये उद्यान संसार रूपी उद्यान है। तो संसार रूपी उद्यान में खिले हुए फूल मनुष्य हैं। तो यहाँ ईश्वर ने जो संसार के निर्माण किया है, जो रचना की है, उस ईश्वर की ही वंदना हो रही है। और कवि ने समस्त मनुष्यों को अपने भेदभावों को भुलाकर इस संसार में जीवन जीने की कला का संकेत दिया है। तो बच्चों, ये कविता हमने प्रथम लेक्चर में पढ़ी थी और आपको इस कविता में कवि परिचय भी बताया था कि कवि जो हैं वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जिनका जन्म आगरा के पास 1916 में एक रोहता गांव में हुआ था। जो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं, इन्होंने आजीवन साहित्य सृजन का कार्य किया। साहित्य सृजन के दौरान यद्यपि इनकी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन इन्होंने सरकारी नौकरी के साथ साथ भी अपनी रुचि को प्रधानता देते हुए अपने साहित्य सृजन को बंद नहीं किया और वहीं इन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य सृजन करते हुए अपने जीवन काल को व्यतीत किया। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी और उस आत्मकथा को इन्होंने अपनी मृत्यु से 2 घंटे पहले ही पूर्ण किया था। कई रचनाओं के नाम इनके परिचय के साथ दिए गए हैं। आपको परिचय करने को दिया था। बच्चों, कवि का परिचय सबसे प्रमुख होता है। आप जो पढ़ रहे हैं, यदि आपको ये पता नहीं कि उसको लिखने वाला कौन है और उसका क्या व्यक्तिगत जीवन रहा, तो वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित जो कविता है, उस कविता का सारांश उस व्यक्ति के परिचय के बाद ही अच्छा लगता है। तो इस संपूर्ण कविता में उन्होंने यही बताया था कि हम सब सुमन एक उपवन के, अर्थात जिस प्रकार उद्यान में तरह तरह के फूल खिलते हैं और फूल खिलकर अपने उद्यान के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी उद्यान में तरह तरह के मनुष्य रूपी फूल खिले हुए हैं। अर्थात कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई पारसी है, तरह तरह के यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। और ये तरह तरह के फूल अलग अलग धर्मों को सुशोभित करते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लेकिन सभी का रक्त एक समान है। सभी एक ही हवा में सांस लेते हैं, सभी एक ही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, सभी एक जल को ग्रहण करते हैं, सभी एक ही धरती का अनाज खाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य, धरती, जल, पवन इनको समान रूप से प्राप्त होते हैं, तो फिर मनुष्य हमको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से भेदभाव का स्थान नहीं रखना चाहिए। ये कविता बच्चों हमें यही संदेश देती है कि समस्त भेदभावों को भूलकर हमें अपने संसार को एक उद्यान की भांति बना के रखना चाहिए। जिस प्रकार रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति फूल की सुंदरता को देखकर कभी ये नहीं कहता कि देखो उद्यान में फूल कितना सुंदर है, वो तुरंत कह उठता है कि देखो उद्यान कितना सुंदर है। ठीक उसी प्रकार जब हम भी अपने समस्त भेदभावों को भूल जाएंगे, तो ये संसार हमें बड़ा सुंदर प्रतीत होगा। जिस प्रकार से उद्यान बड़ा सुंदर दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में जब कलुषता खत्म हो जाएगी, भेदभाव, कलेश, झगड़े समाप्त हो जाएंगे, तो ये संसार भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों, संसार में जिस प्रकार से नए नए पक्षियों के राग हैं, भंवरों का गुंजन है, संगीत है, ठीक उसी प्रकार से कांटों के बीच खिले हुए फूलों के सौंदर्य से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि कांटों के बीच खिला हुआ पुष्प जिस प्रकार अपने कांटों को अपना रक्षक समझता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी उन कांटों के
भांति अपने कष्टों को समझना चाहिए। जिस प्रकार कांटे फूल की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार कष्ट भी मनुष्य जीवन को गति देते हैं। जैसे दुख के बाद सुख आता है तो उसका अपना अलग ही मज़ा होता है, उसी प्रकार कष्ट के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उसका अपना अलग ही मज़ा है। यदि जीवन में आप हर रोज़ वही एक चीज़ देखें और वही एक चीज़ खाएं तो आप बोर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक नवीनता, एक जोश, एक उत्साह आप में होना चाहिए और ये उत्साह ही आपके जीवन की गतिशीलता को बनाए रखता है। बच्चों, आज हमने कविता का संक्षिप्त अध्ययन प्राप्त कर लिया। अब हम इस कविता में जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ के बाद दिए गए हैं, तो उन शब्दार्थ के बाद आपका पहला प्रश्न बनता है, सोचकर बताइए। अब इसमें पहला प्रश्न है, हमको किसकी मिट्टी में जन्म लिया है। तो हमने किसकी मिट्टी में जन्म लिया है, तो आपका आंसर है धरती माता। लेकिन डायरेक्ट ये आंसर नहीं लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है, ईश्वर प्रदत्त मातृभूमि की मिट्टी में, अर्थात ईश्वर ने जिस मातृभूमि की मिट्टी को बनाया है, हमने उस मातृभूमि की मिट्टी में जन्म लिया है, अर्थात भारत माता की मातृभूमि में जन्म लिया है। अलग क्यारी से कवि का क्या तात्पर्य है। अलग क्यारी से कवि का तात्पर्य है कि हमें अपनी अपनी सीमाओं में विकसित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार मनुष्य अलग अलग घरों में रहते हैं लेकिन देश तो फिर एक ही होता है, ठीक उसी प्रकार उद्यान में खिले हुए फूल जो अलग अलग क्यारियों में खिलते हैं लेकिन उनकी एक सीमा होती है, वो सीमा को लांघकर किसी दूसरी क्यारी में विकसित नहीं होते। ठीक उसी प्रकार अलग अलग धर्मों में, अलग अलग घरों में रहते हुए हमें अपनी देश की शोभा को बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हम सब कहाँ रहते हैं। तो बच्चों, हम सब ईश्वर निर्मित इस सुंदर संसार में रहते हैं। यद्यपि आंसर संसार भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको ईश्वर निर्मित सुंदर संसार में रहते हैं ऐसे लिखना है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर आपको सोचकर बताने हैं। तो सोचकर बताने का अर्थ है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आप इनके आंसर बताएंगे। बच्चों, अब हम प्रश्न पढ़ते हैं बहुविकल्पीय। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, उपवन शब्द का प्रयोग कवि ने किस अर्थ में किया है। तो आपका आंसर है संसार के अर्थ में। आप कहेंगे बागीचे के अर्थ में क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों आपको अर्थ के अनुसार बताना है। बागीचा उपवन का पर्यायवाची होता है, लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा कि उपवन का अर्थ क्या है। उसने पूछा है कि उपवन शब्द का प्रयोग कवि ने किस अर्थ में किया है। तो आपको संसार के अर्थ में बताना है। सूरज की किरणें किसकी कली खिलाती हैं। तो देखिए, सूरज की किरणें, यदि पाठ्यपुस्तक में जो कविता आपको ध्यान है तो उसमें पंक्ति आई थी, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। तो इसका मतलब आपका आंसर है उर की। उर यानी हृदय, जो आपके शब्दार्थ में लिखा हुआ है। उर का अर्थ है हृदय से। हमने हंस हंस कर जीना किससे सीखा है। तो देखिए, 3 ऑप्शन है, झरनों से, कलियों से, कांटों से। तो आपका उत्तर है कांटों से। आपने कांटों से हंस हंस कर जीना सीखा है। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 3 से 4 लाइन में लिखने हैं। तो मैं प्रश्नों के उत्तर बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए। हम सब सुमन एक उपवन से कवि का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, हम सब सुमन एक उपवन से कवि का यह तात्पर्य है कि ईश्वर द्वारा निर्मित जिस प्रकार उद्यान में समस्त प्रकार के फूल खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार में भी, संसार रूपी उद्यान में भी तरह तरह के मनुष्य रूपी
फूल विकसित होते हैं, यद्यपि उनका धर्म और जाति अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी प्रकार से जिस प्रकार फूल का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो उपवन का सौंदर्य बढ़ाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने देश के गौरव को बढ़ाता है। रंग रंग के रूप हमारे से कवि किस तरफ संकेत कर रहा है? रंग रंग के रूप हमारे से कवि इस ओर संकेत कर रहा है जिस प्रकार फूलों के तरह तरह के रंग हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमारे ध्यान को खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत माता की भूमि पर भी अलग अलग रंगों के, अलग अलग वर्णों के, कोई काला है तो कोई गोरा है तो कोई गेहुआ है, अलग अलग रंगों के मनुष्य जन्म लेते हैं। उनके धर्म भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल भारतवासी के रूप में होती है। किसी भी देश में रंग अलग होने से, उसका वर्ण अलग होने से वो अलग नहीं जाना जाता है, वो केवल मात्र भारतवासी कहलाता है। एक हमारा माली का क्या अर्थ है? बच्चों, माली शब्द का अर्थ होता है बागीचे की सेवा करने वाला, अर्थात बागीचों में पानी डालने वाला, खाद डालने वाला। तो यहाँ माली शब्द का अर्थ है बागीचे की सेवा करने वाला, लेकिन हम कविता के अर्थ में लेंगे तो एक हमारा माली का अर्थ यहाँ ईश्वर रूपी माली से लिया गया है। जिस प्रकार उद्यान में एक माली अपने जल से, अपनी खाद से, अपने श्रम से फूलों को विकसित करता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर रूपी माली ने इस संसार रूपी उद्यान को विकसित किया है। बच्चों, उत्तर इसी प्रकार से देने हैं क्योंकि कविता के संदर्भ में उत्तर लिखने होते हैं। फूलों को कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी मिली हैं? तो देखिए बच्चों, कोई भी फूल विकसित होता है तो उसके लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता है वो है मिट्टी, वायु, जल, धूप और खाद। तो ये 5 चीज़ें समान रूप से सभी फूल को प्राप्त होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है धरती की मिट्टी, वायु, जल, खाद और सूर्य का प्रकाश समान रूप से सभी फूलों को प्राप्त होता है। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, तो इससे कवि का क्या आशय है? बच्चों, फूल की सुंदरता सभी के लिए समान रूप से होती है। फूल कभी भी किसी भी स्त्री के गहने में या उसके केश में लगता है या उसके गले का हार बनता है तो वो कभी ये नहीं पूछता कि तुम किस जाति धर्म की हो, वो सभी के सौंदर्य को बढ़ाता है। उसके लिए निर्धन और धनी का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात फूल तो सभी के लिए समान रूप से अपना सौंदर्य प्रदान करता है। तो आशय है कि मनुष्य को भी समान भाव से सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो हुए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है हम सब सुमन एक उपवन के कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो देखिए, लघु उत्तरीय में भी यही प्रश्न था और दीर्घ उत्तरीय में भी यही प्रश्न है। आपको थोड़ा सा बड़ा करके अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है कि संसार रूपी उद्यान में तरह तरह के मनुष्य रूपी फूल खिले हुए हैं। जिस प्रकार उद्यान में खिले हुए फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत माता के रूप में इस उद्यान में खिले हुए तरह तरह के जाति धर्म वाले मनुष्य अपने अपने कर्मों से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो किसी धर्म के रूप में नहीं बल्कि भारतवासी के रूप में जाने जाते हैं। अपने कर्मों से अपने देश का नाम गौरवान्वित करते हैं और इसी प्रकार पूरे संसार में भारतवासी के कर्म अग्रगणनीय हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि लेकिन हम सब ने मिलकर ही इस उपवन की शोभा न्यारी। अब इसमें क्या बात कही गई है कि अलग अलग रंगों के फूल जब उद्यान में खिलते हैं तो वो उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी एक फूल किसी उद्यान की शोभा नहीं बढ़ा सकता है। वो किसी गमले की शोभा तो बढ़ा सकता है, लेकिन उद्यान की शोभा के लिए बहुत सारे फूलों का होना और रंग बिरंगे फूलों का होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ये बात कही गई है कि यहाँ सबने मिलकर
उद्यान की शोभा बढ़ाई है, जिस प्रकार अलग अलग पुष्प मिलकर उद्यान की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार हमको भी अपने कर्मों से अपने देश को गौरवान्वित करना है और अपने कर्मों से हमें इस संसार में अपने देश का नाम रोशन करना है। कवि ने बगीचे और फूलों की क्या विशेषता बताई है? कवि ने बागीचे की विशेषता बताई है कि सारे फूलों के सौंदर्य से युक्त होने पर ही बगीचा सुंदर दिखाई देता है, किसी एक फूल की सुंदरता से नहीं। वहीं फूल की विशेषता ये बताई है कि फूल कांटों के बीच रहते हुए जिस प्रकार हंसता मुस्कुराता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने कष्टों के बीच रहते हुए भी हमेशा प्रसन्न चित्त और आशान्वित रहना चाहिए। बच्चों, इन पंक्तियों के भाव आपकी कविता के अनुसार ही हैं। अब आते हैं हम भाषा की बात पर। तो देखिए बच्चों, अब हम भाषागत प्रश्न करेंगे। तो भाषागत प्रश्न में आपके जो सबसे पहले प्रश्न हैं वो हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द जो हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है एक शब्द के कई अलग अलग नाम, यानी उनके अलग अलग अर्थों के आधार पर कुछ नए नाम जहाँ रखे गए हों उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो भी पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको देखने हैं और फिर कॉपी में लिखने हैं। जैसे कि सुमन, तो सुमन के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प और फूल। आपको दो दो ही बताने हैं, तो आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं। उसके बाद है धरती। तो धरती का पर्यायवाची धरा और वसुंधरा। बच्चों, धरा का मतलब भी धरती है, वसुंधरा यानी धन धान्य को धारण करने वाली। आपको पता है धरती के नीचे बहुत सारे रत्न होते हैं, इसलिए उसे वसुंधरा कहा जाता है। उसके बाद है उपवन। तो उपवन का पर्यायवाची है बागीचा उद्यान उसके बाद है गगन। तो गगन का पर्यायवाची है आकाश अंबर। आकाश और अंबर। बच्चों याद रहे, अंबर शब्द का एक और अर्थ भी होता है वस्त्र, क्योंकि अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। तो आकाश रूपी वस्त्र जिसने पूरे संसार को ढक रखा है, इसलिए यहाँ आकाश का पर्यायवाची अंबर शब्द भी है। फिर है भ्रमर। तो भ्रमर का पर्यायवाची है मधुप और मधुकर। मधुप और मधुकर। बच्चों, मधुप और मधुकर का मतलब यही है कि शहद को बनाने वाला, मीठा। आप जो मधु है, यही शहद का निर्माण का अंश फूलों में छोड़ देता है। मधुमक्खी जो है वो उनमें से अंश ले लेकर फिर शहद का छत्ता बनाती है। अंश मधु का ही होता है, अर्थात भंवरे का ही होता है, इसलिए भंवरे को मधुकर या मधुप कहा जाता है। उसके बाद आता है उर। तो उर का अर्थ है बच्चों हृदय और अंतर। ये आपके उर का अर्थ है हृदय और अंतर।
ये आपके हृदय के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द कॉपी में लिखने भी हैं और फिर इन्हें याद भी करना है। बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न जो है उसमें लिखे हुए हैं, क्या प्रश्न है कि जोड़े में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं, जैसे बार बार आदि। तो पाठ में से आपको वो शब्द युग्म छांटने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों, शब्द युग्म तो मैं बता रही हूँ, लेकिन वाक्य प्रयोग बच्चों के स्वयं होने चाहिए। अब जैसे शब्द है झूल झूल, रंग रंग, हंस हंस, अलग अलग। अब आपको अपनी पंक्तियाँ बनानी है, जैसे कि झूल झूल, तो हम क्या लिखेंगे? पालने में झूल झूल कर हम बड़े हुए। तो झूल झूल का वाक्य प्रयोग आप अपनी तरफ से बनाएंगे। अब जैसे है रंग रंग, तो रंग रंग का प्रयोग आपको अपने वाक्य में करना है। कैसे करना है? रंग रंग के फूल खिले हैं। ठीक उसी प्रकार से हंस हंस, अब हंस हंस पर आपको वाक्य प्रयोग करना है। हंस हंस कर हमने जीवन काटा, तो आपको हंस हंस शब्द का प्रयोग करते हुए बाकायदा आप इन पर वाक्य बनाएंगे और फिर इन शब्दों को वहाँ अंडरलाइन करेंगे वाक्य में। अलग अलग, अलग अलग है जाति हमारी, लेकिन रक्त तो एक ही है। तो अलग अलग शब्द को आपको वहाँ अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, और रेखांकित करने के बाद आपको उन शब्दों को पहले लिखना है। जैसे इसमें 4 शब्द हैं, तो झूल झूल, रंग रंग, हंस हंस, अलग अलग, ऐसे शब्द लिखिए, फिर उनके वाक्य प्रयोग कीजिए और वाक्य प्रयोग में उन शब्दों का प्रयोग आपने जहाँ किया है उसे रेखांकित कीजिए। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहा जाता है। व्याकरण के चैप्टर जब पढ़ेंगे तब इसका रिवीजन हम करेंगे। तो संज्ञा सबको अच्छे से आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिससे किसी व्यक्ति का बोध प्राप्त हो, जैसे कि राम, सीता, हिमालय, राजस्थान पत्रिका, गंगा, ये नाम हैं जिससे उसकी पहचान होती है। अब कहें कि जातिवाचक क्या है? जो किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा आप कैसे बताएंगे? कि जाति में समूह आता है, जैसे कि पुष्प, अब ये किसी फूल का नाम नहीं है, पुष्प, तो ये जाति है। बालक, बालक नाम नहीं है, ये एक समूह का बोध है। उसी प्रकार से मानव, ये एक समूह का बोध है। लेकिन वही हम मानव में नाम बता दें रमेश, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा, जो किसी के गुण दशा का भाव का बोध कराए उसे भाववाचक कहते हैं। अब जैसे कि बचपना, सुंदरता, लड़ाई, मिठास, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में से जो वो है वो आपको बताना है। तो मैं आपको टिक लगवा रही हूँ, आप खुद लगाइए। वैसे तो आपको खुद को भी पता है ये सब कि रोहित एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्रता जो शब्द है वो मित्रता भाववाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि ता प्रत्यय लगा हुआ है। जहाँ भी प्रत्यय वगैरह का प्रयोग होता है तो वहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाती है। भ्रमर जो है वो एक जाति का बोध है, नाम नहीं है, इसलिए हम इसे किस में रखेंगे? जातिवाचक में। फिर है बुराई, तो बुराई आपकी फिर भाववाचक में आएगी। फिर है लड़का, तो ये जातिवाचक में आएगा क्योंकि ये नाम नहीं है। फिर है दिल्ली, तो ये एक स्थान का नाम है, तो इसे हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक में। इस प्रकार से हमें ये कॉपी में करना है। अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। तो बच्चों, वर्ण विच्छेद जो है उसे ध्यान से आपकी इसमें कराया गया है। अब जैसे कि शब्द है धरती, आपको धरती का वर्ण विच्छेद करना है। क्या करेंगे आप? ध, अ, र, अ,
त, ई। ये हो गया आपका धरती का वर्ण विच्छेद। बच्चों, वर्ण विच्छेद क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए कि वर्ण विच्छेद है वर्णों को तोड़ना। तो वर्णों को तोड़ना कैसे है? वर्ण में से स्वर को अलग कर दीजिए तो वर्ण टूट जाएगा, क्योंकि बिना स्वर के मिलान के कोई भी वर्ण नहीं बनता है। जब स्वर मिलता है तो वर्ण का उच्चारण होता है, और यदि उसमें कोई स्वर लिखा हुआ है तो उसे तोड़ना नहीं है, क्योंकि स्वर में से स्वर को नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि ऊ है तो ऊ को ऊ ही लिखा जाएगा, उसमें से आ नहीं निकल सकता, वो खुद का स्वर है। तो स्वर आपको व्यंजन में से निकालने हैं, वर्ण में से, उनमें से जो व्यंजन है, स्वर यथावत रहेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए कि धरती शब्द जो है उसमें ध में अ है, फिर र में आ है, और फिर त में बड़ी ई है, तो इस तरह से धरती। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अब दूसरा है गगन। तो देखिए गगन में क्या है? ग, अ, ग, अ। स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता है, केवल व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, क्योंकि स्वर मात्रा है वो तो पूर्ण है, उसको पूर्ण बना रही है। तो आपको केवल व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है। हलंत का मतलब होता है वो शब्द आधा हो गया है। और फिर है न, अ। इस तरह से आपका शब्द बन गया गगन। तो आपका गगन ऑप्शन में कौन सा सही है? जो आपका ऑप्शन है वो देख लीजिए कौन सा है। आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। फिर है प्यारा। अब प्यारा शब्द जो है, उस प्यारा शब्द में हमको वर्ण विच्छेद करना है। तो प्यारा शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होता है? देखिए प आधा है तो प आधा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है, तो प आधा माना जाएगा। अब है आपका य। अब कोई स्वर प के आगे नहीं लगेगा। फिर है य में स्वर है आ, और उसके बाद में आपका वर्ण है र, और र में वर्ण स्वर जुड़ा हुआ है आ। तो आपके प्यारा शब्द का वर्ण विच्छेद क्या हुआ? प हलंत, य हलंत, स्वर आ, फिर र हलंत और स्वर आ। आपका शब्द बना प्यारा। तो प्यारा में जो आपका वर्ण विच्छेद यहाँ हुआ है वो तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है शोभा। अब शोभा शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो शब्द है आपका शोभा। तो श हलंत, ओ, फिर भ हलंत, आ। तो 4 अक्षर में ही ये पूरा हो गया। श हलंत ओ, फिर भ हलंत आ। तो ये ध्यान देना है आपको कि आप जब भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि वर्ण विच्छेद में आपको स्वरों को अलग करना है व्यंजन से। तो आप जब व्यंजन से स्वर अलग करेंगे तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा, और यदि वहाँ पर कोई स्वर लगा हुआ है बीच में तो स्वर में से स्वर नहीं निकाला जाता है, स्वर वहीं रहता है। ठीक है। अब हमारे अगले प्रश्न में विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास बॉक्स में विलोम शब्द दिए हुए हैं, और जो विलोम शब्द दिए हुए हैं उनका उचित विकल्प हमें हमारे दिए हुए शब्दों के साथ लिखना है। तो बच्चों, वैसे तो उम्मीद है कि आप इसमें देखकर भर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि विलोम शब्द जो हैं वो किसके कौन से हैं। आप बोर्ड पर ध्यान देते हुए कॉपी में भी करेंगे। देखिए, मंद का विलोम शब्द होता है तीव्र। मंद का विलोम शब्द होता है तीव्र। मंद यानी धीरे और तीव्र यानी तेजी से। निरक्षर का विलोम शब्द होता है
साक्षर। निरक्षर का विलोम शब्द होता है साक्षर। मानव का विलोम शब्द होता है दानव। मानव यानी मनुष्य और दानव यानी राक्षस। तो मानव का विलोम शब्द आपका हो गया दानव। फिर है विक्रय। विक्रय यानी बेचना और क्रय यानी खरीदना। तो विक्रय का विलोम शब्द हुआ क्रय। तो विक्रय को बेचना और क्रय को खरीदने के अर्थ में देखा जाता है। अब आगे है परलोक। तो परलोक का विलोम शब्द हुआ इहलोक। क्योंकि हमें क्या है, इस बॉक्स के हिसाब से भरना है। तो बॉक्स के हिसाब से भरना है तो बॉक्स में इहलोक लिखा हुआ है तो हम इहलोक ही लिखेंगे, हम और कोई शब्द नहीं लिखेंगे। कि परलोक जो है उसका विलोम शब्द क्या है, इहलोक। तो आपको इहलोक लिखना है। राजा का विलोम शब्द है रंक। राजा का विलोम शब्द है रंक। बच्चों, रंक का मतलब होता है भिखारी, अर्थात राजा और भिखारी। तो आप भिखारी नहीं लिखेंगे, राजा का विलोम शब्द लिखेंगे रंक। फिर है मूर्ख। तो मूर्ख का विलोम शब्द है चतुर। मूर्ख का विलोम शब्द है चतुर। और वही शब्द है पुरातन। तो बच्चों, पुरातन का मतलब होता है प्राचीन। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या हुआ, जो पैराग्राफ में दिया है वो लिखना है। वैसे तो नवीन भी होता है, लेकिन आपको पैराग्राफ के हिसाब से लिखना है। तो पुरातन का विलोम शब्द हुआ नूतन। तो बच्चों, इस प्रकार से भाषागत संबंधी सभी प्रश्न पूर्ण हुए। अब आपका इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि हम सब एक हैं। हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं, किंतु आज भी मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें आपके विचार बिंदु होने चाहिए रंग रूप, अमीरी गरीबी, जाति पाति, समस्या समाधान के उपाय। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप इस विषय पर निबंध जरूर लिखेंगे। कोशिश पूरी करना, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे मानव समाज का दुश्मन बना हुआ है। आज मनुष्य में इतना भेदभाव का भाव कहाँ से आया है ये खुद मनुष्य भी नहीं जानता है। लेकिन इंसान इतना स्वार्थी है कि जिसकी वजह से उसने सारे धर्म और सारी जाति के भेद इस तरह से अपना रखे हैं कि वो किसी भी प्रकार से किसी का भी अहित करते हुए रत्ती मात्र भी नहीं सोचता है। इस पूरी कविता का भाव हमें ये संदेश दे रहा है कि जीवन के परम मूल्यों को स्वीकारते हुए हमें एक उद्यान के पुष्पों से सीखना चाहिए। जिस प्रकार वो किसी भी प्रकार से किसी से भेद नहीं रखते हैं, फूल जिस प्रकार सभी के हार बनकर गले में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों को साधते हुए, अपने जीवन के कर्मों को साधते हुए जीवन में बिना भेदभाव के आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको करा दिए गए हैं। अब आपको अगले लेसन तक के लिए ये सारे प्रश्न धीरे धीरे अपनी कॉपी में 2-2, 3-3 करके करने हैं। लगभग 7 तरह के प्रश्न हैं और व्याकरण के प्रश्न भी आपको कॉपी में करने हैं। और विशेष रूप से जो एक अनुच्छेद आपको दिया गया है, ये अनुच्छेद आप ज़रूर लिखेंगे। इसके अलावा यदि आपके कोई और अन्य प्रश्न बनते हैं जो आप में उत्सुकता जागृत करते हैं और आपको लगता है कि टीचर से पूछने चाहिए, तो वो भी आप अपनी कॉपी में लिखकर तैयार रखें। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।